नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सुबह सुबह के रोजगार समाचार के इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम खबरें होती हैं आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को मिस मत किया कीजिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है तदर्थ चयनित 18 शिक्षकों को विद्यालय आवंटित। तो यहाँ पे देखिए, तदर्थ के 18 शिक्षकों को चयनित किया गया था और कोर्ट के आदेश के बाद ये चयनित हुए थे। तो इन सब शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दिया गया है और इसमें लेकिन तदर्थ शिक्षक का अधिभार अंक नहीं दिया गया था। ये सारे वो छात्र हैं जो परीक्षा में बैठे थे लेकिन इनको अधिभार नहीं दिया गया था। बाद में हाई कोर्ट ने चयन बोर्ड से पूछा कि अगर अभिलेख सत्यापित होता तो कितने तदर्थ शिक्षक चयनित हो जाते। चयन बोर्ड की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने 18 तदर्थ शिक्षकों को चयनित मानकर नियुक्ति देने के आदेश दिए। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर के मुताबिक इन 18 शिक्षकों में से 15 टीजीटी के और 3 प्रवक्ता संवर्ग के तदर्थ शिक्षक थे जो चयनित हुए थे। इनकी चयन सूची बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर 17 दिसंबर को अपलोड कर दी गई थी और इन छात्रों को ही अब जो है कॉलेज का आवंटन कर दिया गया है। सीजीएल 2020 की टीयर 2 परीक्षा थी, एसएससी की परीक्षा है और इसमें पहले दिन ही उत्साह बहुत कम दिखाई दिया। इसमें आधे से अधिक छात्रों ने परीक्षा को छोड़ दिया। 40.40.82 फर्स्ट पाली में और सेकंड पाली में 43.44% अभ्यर्थी ही केवल इस परीक्षा में शामिल हुए। यूपी टेट के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ पे 3 प्रश्नों के उत्तर जो है वो कोर्ट में चैलेंज किए जाएंगे। 2017 की यूपी टेट में हाई कोर्ट ने सही माने थे इन्हीं प्रश्नों के 2 उत्तर। तो ये 2 उत्तर जो है जो सही माने गए थे वो और पीएनपी से आपत्ति निस्तारण के बाद स्पष्ट होगी अन्य उत्तरों की स्थिति। अभी तो इसमें जो है आप लोग आपत्ति कर रहे हैं और आपत्ति करने के बाद जब वो पीएनपी उसका निस्तारण करेगी तब तो बाकी प्रश्नों की स्थिति आपको पता चल जाएगी कि आखिर इसमें करना क्या है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 की उत्तरमाला उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जारी कर दी गई है। इसमें से वर्ष 2017 की यूपी टीईटी में भी पूछे गए उन 3 प्रश्नों में एक उत्तर को सही बताया गया है, जिसमें हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों से सहमत होकर 2 उत्तरों को सही मानकर समान अंक देने के आदेश दिए थे। इसके अलावा अन्य उत्तरों को लेकर स्थिति आपत्ति निस्तारण के बाद स्पष्ट हो जाएगी। उत्तरमाला पर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आपत्ति 1 फरवरी तक मांगी गई है। वर्ष 2017 की यूपी टीईटी में 14 प्रश्नों पर पीएनपी की उत्तरमाला से असहमत होकर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। मामला डबल बेंच तक गया था जिसमें 3 प्रश्नों के 2 उत्तर सही माने गए थे, बाकी उत्तरों पर कोई बदलाव नहीं किया गया था। यह विवादित प्रश्न वर्ष 2021 की टीईटी की परीक्षा में भी आए। बाल विकास एवं शिक्षण विधि से निम्न में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। इसमें हाई कोर्ट ने गाल्टन और क्रो दोनों उत्तरों को सही माना था। इसी तरह से एक और प्रश्न घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। इसमें पीएनपी ने मांसाहारी को सही माना है, जबकि हाई कोर्ट ने 2017 में इस प्रश्न में मांसाहारी के साथ साथ जीवाणु को भी सही मानते हुए दोनों उत्तरों पर समान अंक देने का आदेश दिया था। इसी तरह एक अन्य प्रश्न आँख की किरकिरी होने का अर्थ है। प्रश्न पर हाई कोर्ट के आदेश पर अप्रिय लगना और कष्टदायी होना को सही उत्तर माना गया था। कौशाम्बी में सहायक अध्यापक अनिल कुमार पांडे का कहना है कि 2017 की यूपी टीईटी में कोर्ट जा चुके इन प्रश्नों को 2021 में परीक्षा से हटाकर कोर्ट की संभावना को रोका जा सकता था या कम किया जा सकता था। अब क्वालिफाइंग अंक से 1 अंक कम पाने वाले अभ्यर्थी विवादित तीनों प्रश्नों के दूसरे सही
उत्तरों को लेकर कोर्ट का रुख अपनाएंगे, क्योंकि यह अंक उन्हें परीक्षा में सफल होने का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो ये जो 3 विवादास्पद प्रश्न हैं, अगर आपके 3 नंबर कम पड़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि ये तीनों नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि कोर्ट इस पर एक बार 2017 में डिसीजन दे चुका है और 2021 में भी वही डिसीजन लागू होगा। नई पेंशन ज़्यादा लाभकारी है या पुरानी पेंशन ज़्यादा लाभकारी है, इसका एक तुलनात्मक चार्ट बनाया गया है मुख्य सचिव के द्वारा और उसको दिखाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कई चीज़ें हैं और यहाँ पे सबसे पहले मुख्य सचिव जी ने जो बताया है वो ये है कि एनपीएस के अंतर्गत ग्रेच्युटी, अवकाश, नकदीकरण व सामूहिक बीमा योजना पूर्व की भांति अनुमान्य है। एनपीएस के दायरे वाले किसी कर्मी की मृत्यु सेवा काल में होने पर मृतक के आश्रित को 2 विकल्प उपलब्ध है। वे चाहे तो पुरानी पेंशन योजना में अनुमान्य पारिवारिक पेंशन चुनें या एनपीएस में से किसी का चुनाव करें। एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों के मृतक आश्रित को सेवा योजन भी संगत नियमों के अधीन अनुमान्य है। एनपीएस के अंतर्गत पेंशन खाते में अतिरिक्त जीपीएफ की तरह खाता खोलने का भी प्रावधान है। एनपीएस में कर्मचारी को वेतन का 10% अंशदान देना होता है, जबकि राज्य सरकार 14% अंशदान देती है। कर्मचारी चाहे तो अपना अंशदान बढ़ा सकते हैं। एनपीएस में रिस्क को न्यूनतम स्तर पर किया गया है। जमा धनराशि का 85% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश किया जाता है, जिसमें कोई रिस्क नहीं होता है। बाकी 15% प्रोफेशनल बॉन्ड फंड मैनेजर के माध्यम से निवेश किया जाता है। वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत जमा धनराशि का ग्रोथ करीब 9.5% तक है, जबकि जीपीएफ में मात्र 7.1% का ग्रोथ मिल रहा है। एनपीएस में भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा कैशलेस इलाज की सुविधा पूर्वक मिलती रहती है। तो ये उन्होंने बताया है कि ये एनपीएस के फ़ायदे बताए हैं। बाद में उन्होंने यहाँ पे बताया है, एक एग्जाम्पल लेके बताया है कि यहाँ पे जनवरी 2006 में ग्रेड पे 2000 रुपये पर एक नियुक्ति होती समूह ग के अंतर्गत और 31 दिसंबर 2037 में रिटायरमेंट मानते हुए पुरानी व नई पेंशन स्कीम के लाभों की यहाँ पे गणना की गई है। तो पुरानी पेंशन स्कीम के हिसाब से 30,200 रुपये पेंशन बनेगी, लेकिन 40% धनराशि कैश भुगतान के बाद जो पेंशन बचेगी वो 18,120 रुपये बचेगी। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी व 40% राशिकरण धनराशि कुल मिला के 22,94,000 रुपये होगी, जो नगद भुगतान किया जाएगा। दूसरी ओर नई पेंशन में जो रिटायरमेंट के टाइम जो पेंशन बनेगी 20,403 रुपये बनेगी और जो 60% कैश आपको मिलेगा वो हो जाएगा 72,41,000। नई पेंशन में मासिक पेंशन 20,450 और रिटायरमेंट के टाइम 49,47,132 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको और पेंशन 2330 रुपये प्रति माह ज़्यादा मिलेगी। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे है कि पेंशन भी ज़्यादा मिलेगी और कैश जो फंड मिलेगा वो भी ज़्यादा मिलेगा। तो इस हिसाब से उन्होंने बताया है कि नई पेंशन स्कीम जो है पुरानी पेंशन स्कीम से अच्छी है। 6 फरवरी तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, सरकार की तरफ से ऐसा आदेश जारी कर दिया गया है। और मोबाइल रिचार्ज के बारे में एक ट्राई ने एक ऑर्डर दिया है, जिसमें 28 नहीं 30 दिन की वैधता वाला प्लान दूरसंचार कंपनियों को अब देना पड़ेगा। जो भी प्लान आएगा वो 30 दिन के लिए आएगा, 28 दिन का प्लान अब नहीं आएगा। SC/ST के प्रतिनिधित्व का डाटा राज्य सरकारों को जुटाना पड़ेगा और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके अकॉर्डिंग अब पूरी की पूरी जो गेंद जो है ये अब राज्य सरकारों के पालों में चली गई है और राज्य सरकारें अब डिसाइड करेंगी कि अपने राज्य में उनको मतलब SC/ST को रिजर्वेशन देना है प्रमोशन में, आरक्षण में या नहीं देना है। LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। यहाँ पे इस पूरी डिटेल में मैं नहीं बताता हूँ इसको, क्योंकि इसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ।
तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। इसमें खाली इतना लिखा हुआ है कि प्रधानाचार्य और जीआईसी प्रवक्ता की जो है डीपीसी कराई जाएगी, उनका प्रमोशन होगा, और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए जो है अंजना गोयल मैडम को आदेश जारी किया गया है कि आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव से मिलिए, अध्यक्ष से मिलिए और इस परीक्षा का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करवाइए। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट नई जानकारी के साथ। बने रहे आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।